ओला अमीगोस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 तारीख को 4 मार्च को होने वाले फिजिक्स के कक्षा 12 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। ठीक है, ये जो होगा वीडियो वो आपको बताएगा किस बारे में, जो हमारे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में आपके जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब इस सेक्शन के बारे में आपको बताएगा, इस सेक्शन के बारे में आपको बताएगा। उसके पहले हम लोग जल्दी से पैटर्न देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। जैसे आपका बायो का पेपर कल हुआ है, ठीक है, तो उसी तरीके से फिजिक्स के पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो फिजिक्स के पेपर में आपके 1 2 3 4 5 ये 5 सेक्शन रहेंगे, आ बा सा द या। ठीक है, पहला सेक्शन होगा बहुविकल्पीय प्रश्न का, मतलब कि उसके 6 आपके ऑप्शन के सवाल रहेंगे 1 नंबर के, जो कि मिलकर के 6 नंबर के हो जाएंगे। उसके नीचे फिर आपको दूसरा सेक्शन मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसमें 6 सवाल होंगे 1 नंबर के, मिलकर के टोटल 6 हो जाएंगे। और हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इस पूरे सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 2 टाइप के सेक्शन रहेंगे, हैं वो लघु उत्तरीय ही, एक जो 2 नंबर वाले हैं और एक जो 3 नंबर वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, 10 सवाल होंगे आपके जो कि 3 नंबर के होंगे, टोटल 30 नंबर के। और आपका जो टाइप 1 है वो 4 सवाल होंगे 2 नंबर के, टोटल 8 नंबर के। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हमारे पास क्या होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे कितने नंबर के, 5 नंबर के होंगे। ठीक है, एग्रीगेट होकर के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल 70 नंबर्स के पेपर होंगे। ठीक, हम लोग बात करने वाले इस सेक्शन के बारे में जिसमें आपके जो एक्सपेक्टेड सवाल हो सकते हैं वो आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और बाकी जो भी तैयारी की होगी आपने उसको ले करके भी, और इन क्वेश्चंस को तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बात है। जो सवाल मैंने करे हुए हैं, मैच किए हुए हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर सेक्शन से, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला करके किया हुआ है, तो उसको ध्यान से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने उससे करा ही होगा। ठीक है, सेक्शन CDE मतलब सादा या में जो सवाल आ सकते हैं आपके, ठीक है, वो सवालों को हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने, थोड़ा सा देखेंगे। आप पहला सवाल जैसे लिखा है, कुंडली 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 एम्पीयर धारा क्या करती है, प्रवाहित होती है। 100 वाट शक्ति को, ठीक, 100 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिघात प्रतिरोध प्रेरकत्व ज्ञात करना है। प्रतिघात, ठीक है, और प्रेरकत्व माने क्या होता है, हमारा क्या करना है, प्रेरकत्व मतलब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। प्रतिरोध मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है। और प्रतिघात माते आप लोग जानते हैं, अगर प्रेरकत्व लगा हुआ है तो प्रतिघात क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, R है L है तो फिर XL हमारा निकालना रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं प्रतिघात यहाँ पे Z भी कह सकते हैं, XL आएगा। एक्स किरणों की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक, ये आपके, अच्छा ये हमारा कौन सा चैप्टर है, ये आपका है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वहाँ से ये वाला है। एक्स किरणों की 4 विशेषताएं लिखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उसी के बाद जो हमारा रिलेशन है एक्स किरणें। अच्छा, ये जो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर है, यहाँ से आपका मैक्सवेल के समीकरण, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। और या तो कोई तरंग किरणों के गुण, ये एक सवाल बनेगा। ठीक है, और इसी में विस्थापन धारा, उसको भी मैंने इनको इंक्लूड किया हुआ है। ये 3 मेन सवाल हैं इस चैप्टर के। तो एक्स किरणों की विशेषताएं, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्णांतरिक परावर्तन करने के लिए क्या शर्त होती है, ठीक है, लिखाया गया, पढ़े हुए आप लोग देखेंगे उसको। पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, न्यूटन का सूत्र हमारा क्या था, x डैश इक्वल टू f डैश। ठीक है, फोकस से हमारी दूरी रखी जाए तो वहाँ से क्या होगा। फिर हमारे पास क्या होता है, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। उनके आयामों तथा व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले तरंग तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, मतलब कि तीव्रताओं का अनुपात दिया है, I का रेशियो दिया है, और आयाम, ठीक है, A एम्पलीट्यूड्स, और यहाँ पे जो क्या हो रहा है, तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है, ये बात है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग नियतांक की गणना कीजिए। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट R, ये आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर से है, परमाणु, ठीक है, परमाणु नाभिक। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, विभव में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर है हमारा, विभव पड़ता है धारा में, यूनिट में। आवेशित संधारित्र की स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक यहाँ रहेगा। ठीक है, व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो आवेशित संधारित्र जो होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा का सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। पिछले साल जो है संधारित्र की धारिता के लिए दिया गया था, ठीक है, डेरिवेशन दिया गया था, तो इस बार क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। या तो सवाल दे सकता है इससे, या तो फिर इसका डेरिवेशन। R1 व R2 त्रिज्या वाले 2 गोलीय चालकों को आवेशित कर उन्हें एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। ये भी आपके धारिता वाले चैप्टर से ही है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उसी का रेशियो पूछा जा रहा है।
अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। अपवाह वेग, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा होता है करंट का ID। विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। I और ID में क्या संबंध होता है, ठीक है, I और ID में क्या रिलेशन होता है, उसका हमारा क्वेश्चन क्या है, डेराइव करेंगे। नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, ये आपके रेडियोधर्मिता वाले चैप्टर से है। नाभिक का द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। यह नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है, जो दी जाती है उसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक पतले उत्तल लेंस तथा एक पतले अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। क्षमताओं का अनुपात दिया है। जब इन दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो इनकी तुल्य फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर आती है। तो अगर तुल्य फोकस दूरी कह लें या फिर हम कह लें तुल्य क्षमता भी हमको क्या हुई है, दी हुई है। अलग अलग फोकस दूरी याद करना, मतलब F1 और F2 बताना। इस तरीके का न्यूमेरिकल हो सकता है आपका। न्यूमेरिकल जो होगा जनरली, ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा था कि जो न्यूमेरिकल आते हैं वो जनरल डायरेक्ट फॉर्मूले पे रहते हैं, लगने पर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल नहीं आते। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक लोड को 3 एम्पीयर की धारा देता है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों की संख्याओं का अनुपात 1:15 है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान याद कीजिए। इस बार आप ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ट्रांसफार्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस वाले में, ठीक है, ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, यह कब संभव है, ठीक। वाटहीन धारा हमारा कहाँ मिलेगा, ये भी हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर से ही है। वाटहीन धारा cos फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप लोग। P भी हमारा P1 लोग पढ़े हुए हैं। P बराबर क्या होता है, IRMS VRMS, ठीक है, इंटू cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू 0 हो जाती है परिपथ में अगर, तो उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। मिलता है हमसे। चित्र में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बताना है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है L। हमारा वोल्टेज जो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ, मतलब डेल्टा भी जो हमारा हो जाएगा और सीधे सीधे इसके बराबर हो जाएगा। तो E बराबर जो हमारे पास विभव प्रवणता से सूत्र लगा देंगे यहाँ पे V/dl, ठीक है, वहाँ से लग जाएगा, E पे हो जाएगा। तो ये सवाल हमारे क्या लघुत्तरिक प्रश्न हो सकते हैं। और देखेंगे इसमें क्या सवाल हो सकता है। 16वां सवाल है, निम्नलिखित नाभिकीय समीकरणों को पूरा कीजिए। ये हमारे नाभिकीय समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से नाभिक और परमाणु वाले चैप्टर से। तो इनको समीकरण को पूरा करना है। तो देख ही रहे हैं 1 1 2 हो गया, 3 2 5 हो रहा, मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का क्या है, बैलेंस कर देंगे इसको 0 1 and 9 से। 2He4 2 2 4 हो गया 2, इसका मतलब हमारे में जो एटॉमिक नंबर्स उसमें कुछ कमी है, तो ये क्या हो जाएगा 1H1 आपने देखा होगा। 3 3 6 होता है, 4 5 और 6 इस तरीके से प्रोटॉन निकल जाएंगे। ये थे आपके क्या दीर्घ उत्तर, लघु उत्तरीय में आ सकते हैं ऐसे सवाल। दीर्घ उत्तरीय में देखेंगे आप लोगों को जनरली डेरिवेशन मिलेगा, ठीक है, या तो फिर एक बड़ा सवाल हो सकता है। जनरली बड़ा सवाल आने का वो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सवाल दिए जा रहे हैं, डेरिवेशन ही दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैद्युत स्थितिकी में गॉस प्रमेय लिखिए। तो गॉस प्रमेय को अच्छे से प्रूफ कर लेंगे आप लोग। इसकी सहायता से एक समान आवेशी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो गॉस थ्योरम देगा और उसके फिर एप्लीकेशन देगा कि उसके एप्लीकेशन से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो इस पिछली बार शायद छड़ का आया था, इस बार चादर का चांस से आ सकता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। अब देखिए ये जो द्विध्रुव वाला सवाल है, ये आपका जानते हैं आपका मैग्नेट में भी है, चुंबक में भी है और आवेश में भी है। तो चाहे वो आवेश का डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल हो, या फिर चुंबक में डाइपोल हो, दोनों में से किसी का अक्षीय निरक्षीय स्थिति दिया जा सकता है या फिर उसके न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। अच्छे से लगा लेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम की व्याख्या कीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम की व्याख्या करें। इसकी सहायता से अनंत लंबाई धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले। तो हम लोग यहाँ पे निकालते पहले बायो-सेवर्ट रूल से लगाते हैं। तो बायो-सेवर्ट रूल आगे चल के, ठीक है, अनंत लंबाई वाले चालक तार के लिए एम्पियर का नियम लगाते हैं। एम्पियर का नियम इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इस बार। एम्पियर का नियम इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, याद कर लेंगे तो फिर डिराइव कर लेंगे अच्छे से। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। ये एक छोटा बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, आपके लघु में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतर लिखना रहेगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर है, इसके 2 अंतर मेन हैं, ठीक है, चुंबकशीलता को लेकर के और μr की वैल्यू जो है ना उस पर लेकर के 2 अंतर मेन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। पिछली बार क्या था कि सूक्ष्मदर्शी पे क्या था सवाल दिया गया था, न्यूमेरिकल दिया था। तो इस बार चांसेस क्या हैं कि उसका आपको क्या दे सकता है, चित्र बना करके सुस्पष्ट करने को कह सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण एवं नियमों की व्याख्या करें। आइंस्टीन, ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, सरल आरेख बनाकर कार्यविधि द्वारा समझाइए। ये अब देखो, ये हमारा जो चैप्टर है पीएन जंक्शन डायोड वाला, उसमें बस यही चीज़ बची हुई है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या होता है,
उसमें हमारे ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण चालक, अर्धचालक और कुचालक, ठीक है, उनके आधार पे। और यही बस निष्ठकारी बचा, बाकी जो ट्रांजिस्टर, बुलियन व्यंजक ये सब होते थे हमारे, वो सब कट गए हैं ना रिवाइज होकर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है क्योंकि अभी यही बचा ही हुआ है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। नाभिकीय विखंडन और संलयन में क्या अंतर है, अच्छे से स्पष्ट करें। उदाहरण देखो, उदाहरण भी याद कर लेंगे, ठीक है। जिस तरीके से ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जैसे आपको संलयन और विखंडन में कैसे दिखाना होता है याद कर लेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक। देखिए मैंने बोला था ना ऊर्जा बैंड के जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि चौथे चैप्टर में यही बचा ही है अब, ठीक है। जो लास्ट, सॉरी चौथा मैं कह रहा हूँ, जो आपका यूनिट है सेकेंड वाला पार्ट, उस सेकेंड वाले पार्ट में बस यही बचा ही हुआ है, ऊर्जा बैंड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, युक्तियाँ जो हैं। यंग का द्विझिर्री, यंग का द्विझिर्री, ठीक है, द्विझिर्री प्रयोग तथा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक लिखिए। इसको भी कर लेंगे आप अच्छे से, हो सकता है डेरिवेशन ना दे आपको, ठीक, चौड़ाई के ऊपर सवाल दे दे, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इसके, छोटों की छोटा सा हमारा एक फॉर्मूला है, उसी के ऊपर सवाल दे सकता है। ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके परिणमन अनुपात का सूत्र की, परिणमन अनुपात वाली जो कहानी है ना, परिणमन अनुपात वाली जो बात है, इस पे सवाल दिए जा सकते हैं, इस पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है इस बार इंपॉर्टेंट बनेगा। धारा मापी का एम्पियर, ठीक है, यहाँ एमीटर रहेगा, धारा मापी का एमीटर, एमीटर वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरण किया जा सकता है, नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट करें। तो आपने देखा, पढ़ा होगा, धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर है हमारा, उसे हम एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, शंट का प्रतिरोध का यूज़ करके एमीटर और गैल्वेनोमीटर में प्रयोग कर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक सवाल बनेगा जो हमारे लॉन्ग आंसर में आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल बनेगा जिसमें थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देना और लिखना पड़े, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो दीर्घ उत्तरीय सवाल हैं आपके, इसमें मैंने आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपको करने होंगे चार क्वेश्चन ही केवल करने हैं, जानते हैं आप। और इन 4 क्वेश्चन में पेपर में आपको दिए जाएंगे 8 क्वेश्चन, मतलब हर एक का एक अथवा सवाल होगा, 8 सवाल होंगे दीर्घ के, उन 8 में से आपको करने हैं केवल, हर एक में से एक ही करना है, मतलब 4 ही करने हैं। इस तरीके के ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। दीर्घ उत्तरीय में 8 रहेंगे, उसमें से करना केवल 4 है, 4 करना है। और हम लोगों ने यहाँ पे 12 क्वेश्चन डिस्कस कर, इसको अच्छे से जाके तैयार कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये है, बाकी जो सेक्शन बच रहा है, ठीक है, बाकी जो सेक्शन बच रहा है किसका, बहुविकल्पीय का और अति लघु उत्तरीय का। इसमें मैं कुछ बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑप्शनल हो सकते हैं उनको छाट करके 15-20, ठीक है, उनको मैं क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। और ये अति लघु उत्तरीय सवाल जो हो सकते हैं 1 नंबर के, अगर आप इनको तैयार करते हैं ना लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले, तो अति लघु उत्तरीय आपके हो ही जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं रहते हैं। तो और बाकी कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।